Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. People don't die due to injuries or pain or other things. They die because they lose the will to survive. यानी मुश्किल परिस्थितियों में लोग जख्म या दर्द से नहीं मरते, उनका अंत तब आता है जब वे जीने की इच्छा छोड़ देते हैं। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर अभिलाष टॉमी को अकेडमी में मिली ये सीख याद थी। उसी की बदौलत वो निर्जन समंदर में टूटी कमर और लगातार हो रही उल्टियों के बावजूद जिंदा रहे। उनकी इच्छा शक्ति काम आई, उन्हें बचा लिया गया। फिर ऑपरेशन हुआ, उनके शरीर में टाइटेनियम की हड्डियां लगीं। आम स्थिति में ऐसे हादसे से बचकर निकला इंसान क्या करता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहने की कोशिश करता होगा, रिकवरी में टाइम लेता होगा, कम से कम समंदर से तो बचना ही चाहेगा। मगर ये सब अभिलाष टॉमी पर लागू नहीं होता। हादसे के 2 महीने बाद वो ऑफिस में थे। उन्होंने समंदर में अपने अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी थी। बोट कैसी होगी, क्या कपड़े लेकर जाऊंगा, इस बार क्या सावधानी बरतनी होगी आदि। डेजा वू 4 बरस बाद अभिलाष फिर से उसी समंदर की था नाप रहे हैं जो एक समय उनकी जान का दुश्मन बन गया था। इस दफ़ा वो फिनिश लाइन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये फिनिश लाइन है दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक बोट रेस की, नाम गोल्डन ग्लोब रेस। इसमें आपको समंदर के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाना होता है, अकेले, बिना कहीं पर रुके, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। टेक्नोलॉजी वही मिलती है जो पहली रेस यानी 1968 के समय उपलब्ध थी। इस सफ़र में सामना होता है अकेलेपन, समुद्री तूफानों, खतरनाक जानवरों, अनिश्चित मौसम और नाउमीदी से। ये रेस इंसानी जिजीविशा और सब्र का इम्तिहान लेती है। अभिलाष टॉमी इस रेस के अंतिम दौर में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 230 दिनों के बाद वो टॉप 3 दावेदारों में हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 28 से 29 अप्रैल तक रेस पूरी हो जाएगी और तब गोल्डन ग्लोब रेस को एक नया विजेता मिल जाएगा। तो आज हम जानेंगे गोल्डन ग्लोब रेस की पूरी कहानी क्या है, इसे दुनिया की सबसे खतरनाक रेस क्यों माना जाता है और 2018 के बरस में अभिलाष टॉमी के साथ क्या हुआ था। रेस के बाद चलेंगे अफ्रीकी महाद्वीप के देश केन्या, जहां एक ईसाई धर्मगुरु ने ईसा मसीह से मिलवाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। बेवकूफ़ भी ऐसा कि लोग अपनी जान लेने लगे। केन्या पुलिस को अभी तक 47 कब्रें मिल चुकी हैं। आशंका है कि यह संख्या अभी और ऊपर जा सकती है। बताएंगे कल्ट ने किस तरह लोगों को सुसाइड पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। दुनियादारी में आज कहानी दुनिया की सबसे रोमांचक और सबसे खतरनाक गोल्डन ग्लोब रेस की। समंदर की दुनिया हमेशा से रोमांचक रही है। पॉपुलर कल्चर की बात करें तो हम सिंदबाद की कथाओं से लेकर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और फिर अत्याधुनिक जहाज़ों के दौर में पहुंच गए, लेकिन कभी कोई समंदर को जीतने का दावा नहीं कर सका। समंदर का अपना मिजाज होता है, उसके साथ सिर्फ सहज होकर चला जा सकता है। उसे चुनौती देना इंसान के बस की बात नहीं है। जिस समय विज्ञान हवाई जहाज तक नहीं पहुंचा था, उस समय एक महाद्वीप से दूसरे तक जाने के लिए समंदर का ही सहारा लेना होता था। 15वीं सदी को इतिहास में एज ऑफ डिस्कवरी का नाम मिला। वजह, उस समय यूरोप के ताकतवर देश बड़े बड़े जहाज बना रहे थे जिन पर सवार होकर यूरोप के देशों ने नई जमीनें तलाशी। इसी रास्ते से सभ्यताएं फैली, संस्कृतियां विकसित हुई, व्यापार हुए और इसी के जरिए औपनिवेशिक देशों ने कमजोर देशों को लूटकर अपना खजाना भरा। ये तो हो गई देशों की बात। 19वीं सदी में कुछ जाबाज जहाजी अकेले दुनिया का चक्कर लगाने निकले। पहला उदाहरण जोशुआ स्लोकम का मिलता है। उन्होंने 1898 में अकेले समंदर के रास्ते दुनिया का चक्कर पूरा किया था। हालांकि वो इस सफर के दौरान कई जगहों पर रुके भी थे। अब अगली चुनौती थी बिना रुके चक्कर पूरा करने की। इसकी कोशिश कईयों ने की मगर किसी को सफलता नहीं मिली। ब्रिटेन के फ्रांसिस चेस्टर रिकॉर्ड बनाने के करीब पहुंचते पहुंचते रह गए। मई 1967 में उन्होंने चक्कर पूरा तो कर लिया, लेकिन वो रास्ते में एक जगह रुके भी थे, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। चक्कर पूरा करने के टाइम चेस्टर 65 बरस के थे। भले ही वो नॉन स्टॉप वाला रिकॉर्ड नहीं बना पाए मगर उनका भरपूर सम्मान हुआ। ब्रिटेन में उनका नायकों जैसा स्वागत हुआ। तत्कालीन महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। चेस्टर रातों रात सेलिब्रिटी बन चुके थे। ये सब देखकर बाकी लोगों में भी उत्साह जगा। उन्होंने चेस्टर का रिकॉर्ड तोड़ने का मन बना लिया था। रिकॉर्ड तभी टूट सकता था जब कोई व्यक्ति अकेले बिना कहीं पर रुके चक्कर पूरा करे।
दर्ज इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं था, इसलिए इस बहस पर सबका ध्यान गया। ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स को लगा कि इस मौके को भुनाया जा सकता है। चेस्टर की कैंपेन को उन्होंने ही स्पॉन्सर किया था। अब वे नॉन स्टॉप दुनिया का चक्कर लगाने वाले की तलाश में थे, लेकिन अखबार के सामने दुविधा थी। वे किसी ऐसे व्यक्ति पर पैसा नहीं लगाना चाहते थे जो अंत में हार जाए। उसी समय पर उन्हें संभावित विजेता का भी पता नहीं था। इसी दुविधा के बीच संडे टाइम्स ने कंपटीशन कराने का फैसला किया। फ्रांसिस चेस्टर ने अपना रिकॉर्ड तोड़ने की खुली चुनौती दी। अंत में 9 लोग इस चैलेंज के लिए तैयार हो गए। पूरे विश्व में 3 ऐसे महासागर हैं जिनको नेविगेबल कहा जाता है, क्योंकि यह है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और इंडियन ओशन। आर्कटिक और अंटार्कटिक वो बर्फीला है, तो वहां पे किसी प्रकार का जहाज नहीं जा सकता है। इस रेस के नियम क्या थे? एक बार नाव शुरू होने के बाद कहीं रुकना नहीं था, बीच में कहीं पर कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। कंपटीशन में बने रहने के लिए 3 ग्रेट केप से होकर गुजरना था। साउथ अमेरिका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण पर केप हॉर्न, अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी किनारे पर केप ऑफ गुड होप और ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर केप ऑफ लोवेन। रेस शुरू करने के लिए 1968 के बरस में 1 जून से 31 अक्टूबर तक की तारीख तय की गई थी। कोई प्रतिभागी इस बीच में कभी भी रेस शुरू कर सकता था। एक बार समंदर में उतरने के बाद वे वापस नहीं लौट सकते थे। फिनिश लाइन थी ब्रिटेन का कोई भी बंदरगाह। संडे टाइम्स ने 2 प्राइज रखे। सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले के लिए स्पेशल प्राइज रखा गया था। सबसे कम समय में रेस पूरी करने वाले के लिए 5,000 ब्रिटिश पाउंड का इनाम था। आज के समय में लगभग 60,000 पाउंड, भारतीय रुपए में लगभग 60 लाख रुपए के बराबर था। पैसे से ज्यादा बड़ा इनाम था इतिहास में दर्ज हो जाने का। फ्रांसिस चेस्टर ने सभी प्रतिभागियों का इंटरव्यू लिया था। इसमें उनको सभी परेशानियों के बारे में बताया गया था। अंत में 9 लोग बचे। इस तरह 1 जून 1968 को पहला प्रतिभागी समंदर में अपनी नाव लेकर उतर गया। रेस शुरू हो चुकी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें समंदर की बेतरतीबी का एहसास होने वाला था। नवंबर 1968 तक 9 में से 7 प्रतिभागी वापस लौट चुके थे। उनमें से एक नाइजल टेटली की नाव डूब गई थी, उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा था। अंत में बचे दोनों प्रतिभागी ब्रिटेन के ही थे, रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन और डोनाल्ड क्रोहर्स्ट। इनमें सबसे दिलचस्प किस्सा डोनाल्ड का था। वो 1932 में भारत के गाजियाबाद में पैदा हुए थे। भारत की आज़ादी के बाद उनका परिवार इंग्लैंड चला गया। वहाँ डोनाल्ड कुछ समय आर्मी में रहे, फिर अपना बिजनेस शुरू कर दिया, मगर उसमें उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। संडे टाइम्स ग्लोबल रेस की खबर सुनकर उन्हें उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि इनाम के पैसे से नुकसान कम किया जा सकता है। हालांकि उन्हें समंदर का पर्याप्त अनुभव नहीं था, उनके पास अच्छी नाव भी नहीं थी और ना ही इक्विपमेंट ही थे। फिर भी वो रेस में उतरे। पहले दिन से उन्हें एहसास हो चुका था कि वो कभी रेस पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर पर अपमान और कर्ज उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। डोनाल्ड क्रोहर्स्ट ने 2 डायरी रखी थी। एक में वो असली लोकेशन दर्ज करते थे, दूसरे में फर्जी वाली लोकेशन लिखा करते थे और रेडियो पर इसी फेक लोकेशन की जानकारी बताया करते थे। ये जानकारी ब्रिटिश अखबारों में छपती और डोनाल्ड की खूब हवाई होती। उनका इरादा था कि जब बाकियों के लौटने का टाइम आएगा तब वो भी वापसी का रास्ता पकड़ लेंगे, मगर ऐसा कभी नहीं हो सका। उन्हें मदद के लिए कुछ द्वीपों पर उतरना पड़ा था। इस तरह वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे। फिर भी उन्होंने अपनी गलत लोकेशन बताना जारी रखा, लेकिन अंत में अकेलेपन और नाउमीदी ने उनका मन तोड़ दिया। अपनी डायरी के अंतिम पन्ने पर उन्होंने लिखा, मैं इस खेल को और लंबा नहीं खींचना चाहता, सब खत्म हो चुका है, ये ईश्वर की मर्जी है। कहा जाता है कि उन्होंने समंदर में कूदकर आत्महत्या कर ली। उनकी लाश कभी नहीं मिली। नाव, डायरी और लॉग बुक्स उनकी अंतिम निशानी के तौर पर बचे रह गए। उधर दूसरी तरफ रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन अप्रैल 1969 में धरती का चक्कर पूरा कर चुके थे, अकेले, बिना रुके और सभी शर्तों को पूरा करते हुए। उन्होंने इसके लिए 312 दिनों का समय लिया था। जब उनकी नाव ब्रिटेन के किनारे पर पहुंची तब फ्रांसिस चेस्टर ने रिसीव करने पहुंचे थे। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में चेस्टर के शब्द लिखे। चेस्टर बोल रहे थे, आप उस शख्स से नजरें नहीं हटा सकते, आप उसको जितना भी देखेंगे आपके मन में सम्मान बढ़ता जाएगा, वो कमाल का इंसान है। सभी प्रतिभागियों में रॉबिन अकेले थे जो फिनिश लाइन तक पहुंचे थे। उनके सम्मान में रॉयल नेवी ने धुनें बजाईं, शहर के मेयर ने महारानी और प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा, बाद में उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई। सबसे दिलचस्प तथ्य ये था कि जिस नाव सुहेली पर बैठकर रॉबिन ने धरती का चक्कर लगाया था वो भारत में बनी थी। रॉबिन दशकों तक गोल्डन ग्लोब रेस के इकलौते विजेता बने रहे, क्योंकि फर्स्ट एडिशन के बाद इस पर विराम लगा दिया गया था। गोल्डन ग्लोब रेस की तर्ज पर और भी कॉम्पिटिशन्स शुरू हुए, मगर उनके नियम इतने सख्त नहीं थे।
और फिर आया साल 2018 का। 50 बरस बाद इसे फिर से शुरू किया गया। चूंकि रेस का पुनर्जन्म हो रहा था, इसलिए इसके नियम पहले जैसे ही बरकरार रखे गए। मसलन 1968 के बाद आई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना है, रास्ते में कहीं पर रुकना नहीं है, बाहर से कोई मदद नहीं लेनी है, बोट और इक्विपमेंट वैसे ही रखने हैं जैसे 1968 में रॉबिन के पास थे। गोल्डन ग्लोब रेस की वेबसाइट पर नियमों की लिस्ट है। आपको मेन पॉइंट्स बता देते हैं ताकि इसकी गंभीरता समझ में आ जाए। नियमों के मुताबिक रेस में एंट्री सिर्फ इनविटेशन से होगी, यानी कोई भी सिर्फ अपनी मर्जी से रेस का हिस्सा नहीं बन सकता। प्रतिभागी की उम्र 18 बरस से ऊपर होनी चाहिए। प्रतिभागी का सेलिंग का पुराना अनुभव होना जरूरी है। अगर प्रतिभागी एक बार भी कहीं पर रुका या उसने जीपीएस को बंद करने की कोशिश की तो वो गोल्डन ग्लोब रेस से बाहर हो जाएगा। उसे तब चेस्टर कैटेगरी में रखा जाता है। 2 बार स्टॉप लेने पर उसे रेस से पूरी तरह बाहर मान लिया जाता है। जीपीएस टेक्नोलॉजी और दूसरे ट्रैकिंग डिवाइसेस को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बाहरी दुनिया से संपर्क के लिए सैटेलाइट फोन मिलता है, उसमें भी मैसेजेस की सीमा तय होती है। किसी भी प्रतिभागी को दूसरे की लोकेशन की जानकारी नहीं होती। समझिए कि एक अंधी दौड़ चल रही है जिसमें आपको जीतने के लिए दौड़ना है, बिना ये जाने कि कोई आपके आगे या पीछे भी है। इसके अलावा बोट की साइज से लेकर मसूल की ऊंचाई और खाने पीने के सामान तक के लिए भी नियम निर्धारित होते हैं। आपको लगभग 8 महीने तक अकेले नाव में रहना होता है। अपने घर परिवार से दूर खुद ही खाने पीने का इंतजाम करना होता है। इसके अलावा जब समुद्र में ट्रैफिक बढ़ता है उस समय लंबे समय तक जगकर पहरा भी देना पड़ता है। इस रेस को कभी माउंट एवरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता था, लेकिन समय के साथ समंदर की चुनौतियां बढ़ी हैं। इसी वजह से गोल्डन ग्लोब रेस को ज्यादा मुश्किल माना जाता है। इसकी खासियत ये है कि नंबर 1 सोलो है, नंबर 2 आप कहीं रुक नहीं सकते हैं। एक बार शुरू किए तो वापस वहीं पे शुरू खत्म करना है। और आपका जो टेक्नोलॉजी है वो 1968 के लेवल पे होगा, यानी कि आप अगर जब अभी जाएंगे सेलिंग पे, आप जीपीएस को यूज नहीं कर सकते, आप सैटेलाइट फोन नहीं यूज कर सकते हैं, और आपके पास केवल एक एचएफ का सेट होता है इमरजेंसी के लिए, वरना आप किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं। और आपका पूरा नेविगेशन जैसे प्राचीन समय पे लोग नक्षत्रों को देख के करते थे, उस प्रकार का नेविगेशन आपको करना पड़ता है। तो ये इसलिए विश्व में सबसे कठिन, सबसे चुनौती भरा हुआ रेस माना जाता है। और ये शुरू हुआ था ग्लोबल जीजीआर 2022 फ्रांस के एक नॉर्थर्न साइड पे, उत्तरी साइड पे एक गांव है, वहां से शुरू हुआ था। और करीब 8 महीने का रेस है, 240 डेज के आसपास होता है। ये 4 सितंबर 2022 में शुरू हुआ था। 16 लोग वहां से निकल पड़े। अभी रेस खत्म होने को आ रहा है और केवल 3 लोग रह गए हैं। बाकी 13 या उनके बोट खराब हो गए हैं या उनको रेस से छोड़ना पड़ा। इन चुनौतियों के बीच 2018 वाली रेस में 13 देशों के 18 प्रतिभागियों को बुलावा भेजा गया था। इसमें भारतीय नौसेना में कमांडर रहे अभिलाष टॉमी भी थे। वो रेस में शामिल इकलौते भारतीय थे। उनकी नाव रॉबिन की नाव सुहेली की तर्ज पर बनी थी। शुरुआती दौर में अभिलाष की रफ्तार भी ठीक ठाक थी। 82 दिनों के बाद वो टॉप 3 में पहुंच चुके थे। अगर सब ठीक चलता तो वो रॉबिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। वो अकेले बिना रुके नाव में धरती का चक्कर लगाने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले इंसान बन सकते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा सपना धराशायी हो गया। वो 21 सितंबर 2018 की तारीख अभिलाष दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं पर थे, तभी एक तूफान आया और अभिलाष नाव के पाल के ऊपर लटके हुए थे अपनी कलाई घड़ी के सहारे। दिसंबर 2019 में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अभिलाष ने पूरा वाकया सुनाया था। बकौल अभिलाष, तूफान के पहले झटके के बाद पूरा जहाज तहस नहस हो चुका था, डीजल टैंक फूट चुका था, गैस लीक हो रही थी। मैंने किसी तरह सब साफ किया, सोचा कि अब इसको कंट्रोल कर लूँगा। मैं बाहर गया और पाल को पकड़कर खड़ा हो गया। इतने में तूफान का दूसरा हमला हुआ। मैं सरक कर पाल के अंतिम छोर तक पहुंच चुका था। जब नाव सीधी हुई तब मैं 9 मीटर ऊपर हवा में टंगा था। कुछ देर बाद मैं नीचे गिरा एल्यूमिनियम की सतह पर। आधे घंटे बाद जब मैंने उठने की कोशिश की तब तक मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैंने ठीक होने की पूरी कोशिश की मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब मुझे लगा मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। जिस समय अभिलाष के साथ हादसा हुआ था, समंदर में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं और समंदर की लहरें 40 से 50 फीट ऊपर तक उछल रही थीं। जब अभिलाष की अंतिम कोशिश भी बेकार गई तब उन्होंने उपलब्ध डिवाइसेस पर मैसेज भेजा, रोल्ड,
dismasted, severe back injury, cannot get up. ये इशारा था कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। इसके बाद इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने अपने नौसैनिक जहाज़ भेजे। 2 दिनों और 2 रातों के बाद अभिलाष को ढूंढ लिया गया। फिर उन्हें विशाखापत्तनम लाया गया। कहा जा रहा था कि उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा, मगर अभिलाष जिद्दी निकले। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ऑपरेशन में उनके शरीर में टाइटेनियम के नट बोल्ट कसने पड़े, मगर 2 महीने बाद ही अपने काम पर वो चले गए थे। अभिलाष नौसेना में पायलट थे। उन्होंने प्लेन्स भी उड़ाए। फिर उन्हें लगा कि जो मिशन अधूरा छूट गया उसे पूरा करना है। इसके लिए उन्होंने नौसेना की नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा करियर सेलिंग को समर्पित कर दिया। सितंबर 2022 में गोल्डन ग्लोब रेस का 3रा एडिशन शुरू हुआ। इस बार भी उन्हें बुलावा आया और अभिलाष ने तनिक भी देर किए बिना हामी भर दी। 4 सितंबर 2022 को उन्होंने बायनाट नाम की नाव पर फ्रांस से अपना सफर शुरू किया। उन्हें यूएई की एक फर्म ने स्पॉन्सर किया है। हालांकि इससे पहले ही अभिलाष की नाव दूसरे सफर के दौरान टक्कर खा चुकी थी। उन्हें PTSD भी हुआ। पिछले ट्रॉमा की वजह से वो कई दिनों तक खा भी नहीं पा रहे थे। इन सब से उबर कर उन्होंने रेस में हिस्सा लिया। 2022 की गोल्डन ग्लोब रेस की शुरुआत में 16 प्रतिभागी थे। अब सिर्फ 3 बचे हैं। इनमें से एक साउथ अफ्रीका की महिला कर्स्टन है और दूसरे अभिलाष हैं। तीसरे प्रतिभागी हैं तापियो लेथिनिन। वो भी रेस में बने हुए हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में एक बार मदद की जरूरत पड़ी थी। इस वजह से वो गोल्डन ग्लोब ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अभी वो चेस्टर ट्रॉफी की दावेदारी पेश कर रहे हैं। फिलहाल रेस में लगभग 700 किलोमीटर का सफर बाकी है। जानकारों का कहना है कि भले ही रेस कोई भी जीते, इंसानी जिद की जीत हमेशा याद की जाती रहेगी। हमने अभिलाष टॉमी के बारे में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट सी उदय भास्कर से पूछा। सुनिए उन्हें। इनका जो खास मैं कहूंगा कि जो रूपरेखा है, या रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ये तय किया है कि हम ये सेलिंग रेस में जाएंगे। और इनकी एक और खूबी है जो मैं बताना चाहता हूं। 2018 में इन्होंने शामिल किया था GGR रेस, क्योंकि ये काफी विश्व में अच्छे सेलर माने जाते हैं। और इनसे पहले नेवी के एक दिलीप ढोंडे साहब थे, जिन्होंने इसी प्रकार का सर्कम नेविगेशन किया था सेल बोट में मधे। 2018 में जब टॉमी अभिलाष ने रेस में शामिल किया था, आखिरी स्तर पे इनका बोट में एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि आप कल्पना कीजिए, आप बिल्कुल जहां हिंद महासागर और बहुत ही दक्षिणी ओर आप अंटार्कटिका के पास जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के करीब, एक बहुत बड़ा तूफान आया था। और तूफान का अंदाजा आप ये कर सकते हैं कि जो लहर होते हैं, जो समुद्र के अंदर स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से जो वेव्स आते हैं, वो करीब 40 से लेके 50 फुट के ऊंचाई में होता है। पानी गिरता है, फेंकता है ऊपर, और उसकी जो तेजी होती है वो करीब 100 से लेके 120 किलोमीटर की रफ्तार की, जो गस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, गस्ट, स्टॉर्म का गस्ट। तो उससे छोटा बोट ऊपर नीचे उछलता है और ये अकेला सेलर अपने नाव को लेके, सेल को लेके एक प्रकार से स्टेबिलिटी रखने की कोशिश करता है। पर उस वक्त 2018 में इतना भयंकर तूफान में इनका बोट का जो मास्ट है वो टूट गया, इनके ऊपर गिरा। ये बिल्कुल ऐसे, यानी कि चोट लगा कि वो उठ नहीं सके, उनके पीठ के ऊपर पीठ टूट गया था मान लीजिए। 2 दिन 2 रात वहां बेचारे इस सागर में जहां कोई नहीं पहुंचता है, ऐसे वो ऊपर नीचे डूबते रहे। और किस्मत की बात है कि वहां से जाते हुए एक फिशिंग वेसल ने इनका सिग्नल पकड़ लिया। और फिर एक अंतरराष्ट्रीय रेस्क्यू एफर्ट ऑस्ट्रेलिया, भारत के नौसेना, अमेरिका वगैरह सब ने किया था। और इनका बोट पहचान के, पकड़ के, इनको उठा के स्ट्रेचर पे ले गए। और अंत में इनको नेवी के, भारतीय नौसेना के जहाज से भारत लाए। और वो बिल्कुल टच एंड गो था। लोगों ने सोचा कि शायद ये सरवाइव नहीं करेंगे। तो इनका इतना ऑपरेशन हुआ कि इनके पीठ में, स्पाइन में टाइटेनियम डाला पड़ा। टाइटेनियम जो होता है, स्क्रूज, इनके पैर टूट गए थे। ये बेचारे चल नहीं पाए। ये 2018-19 की बात है। पर जैसे धीरे धीरे वो ठीक हो गए। और इसमें मैं कहूंगा कि उनकी जो पत्नी है उर्मी माला, उनका एक बहुत बड़ा भूमिका था कि इनको धीरे धीरे जो भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद, ऑपरेशन के बाद, एक वक्त टॉमी बता रहा था कि वो चल नहीं सकते थे क्रच के बिना, पर वो चलने भी सीखे। सर्विस में थे, वापस कॉकपिट पे चले, क्योंकि ये पायलट हैं। कॉकपिट पे जाके अपने हवाई जहाज को चलाया। उसके बाद उन्होंने कहा 2019-20 के आसपास की वो नेवी छोड़ के केवल अभी ओशन रेस के
दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा कि जो मैं 2018 में नहीं खत्म कर पाया, मैं 22 में करूंगा। और इतने एक्सीडेंट, टाइटेनियम, ये वो के बावजूद इन्होंने इस रेस में भाग लेने की निर्णय किया, दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। और अभी वो बिल्कुल, मैं कहूंगा कि एक प्रकार से दोनों विनर हैं। ये लेडी कर्स्टन भी विनर है, टोमी साहब भी विनर हैं, क्योंकि इस प्रकार का रेस को खत्म करना अपने आप एक बहुत बड़ी जीत होती है। और एक और सज्जन है ऑस्ट्रिया के, पर उनको इसमें अभी शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीच में उनके बोट के ऊपर भी एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक पोर्ट के अंदर चले गए अपने बोट को रिपेयर करवाने के लिए। तो इनको एक और रेस में शामिल करेंगे। जीजीआर में कहीं आप बोट को किसी भी पोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, जब आप एक बार निकल पड़े हैं वहीं पे खत्म करना है। तो इस वक्त टोमी अभिलाष का जो जिस प्रकार से उन्होंने भाग लिया है, ये बहुत ही, यानी कि पूरे विश्व के लोग मानते हैं कि 2018 के एक्सीडेंट के बाद जो आदमी चल नहीं सका, ये इनकी खूबी है कि ये वापस अपना बोट लेके, नॉट ओनली कि उन्होंने ये रेस खत्म करने के अंत तक आ गए हैं, पर बीच में उनके 2-3 बड़े एक्सीडेंट भी हुए थे। उनका एक पेंडुलम रडर होता है जो जहाज को टर्निंग के लिए जो यूज करते हैं, वो टूट गया था। उन्होंने स्पेयर रडर ट्राई किया, वो भी टूट गया। तो इतना ये माहिर आदमी है। एक बहुत बड़ा महासागर में तूफान के बावजूद उन्होंने अपने जहाज के अंदर एक बाथरूम का जो दरवाजा होता है उसको तोड़ के उसको यू इस्तेमाल करते हुए उसने अपना रडर बनाया। तो आप इसका भी कल्पना कीजिए, दिन हो या रात हो, आदमी बोट के अंदर पानी में तैरते हुए अपने बोट का रिपेयर करते हुए, कभी रडर का काम है, कभी कोई वायर टूट गया जिसको रनर बोलते हैं, या सेल के अंदर आपको सिलाई करना है। तो ये आप सोच लीजिए कि जैसे मछुआरा होते हैं अपना सेल बोट लेके जहाज में जाते हैं, ये आदमी करीब 7.5 महीने अकेले महासागर के सन्नाटा में, कभी तूफान, कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल हवा नहीं होता है, बिना हवा सेल बोट आगे नहीं बढ़ सकता है, और ये सब झेलते हुए ये अभी अंत तक आ गए हैं। और हम आशा यही करते हैं कि ये दोनों कर्स्टन और टोमी अभिलाष अपने अपने जो दायरे में ये काफी, मैं कहूंगा कि एक प्रकार से जीत चुके हैं। हमने उनसे ये भी पूछा कि इस तरह की रेस में इंडियन नेवी की ट्रेनिंग कितनी काम आती है। मैं कहूंगा जो समर्थन और जो मोटिवेशन होता है ये बहुत ही खास है। और इसके लिए मैं आपके पूरे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे एक नेवी के एडमिरल साहब, वाइस एडमिरल मनोहर आवाती, उनका हाल में देहांत हो गया था, पर वो बहुत ही लोग मानते थे नेवी में। उन्होंने जब वो सर्विस में थे, जब रिटायर हुए थे, नेवी के अंदर ये जो सेलिंग होता है उसका दिलचस्पी और उसके लिए यंग ऑफिसर्स और मैन को भेजना, उन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया था रिटायरमेंट के बाद खास। क्योंकि नेवी के अंदर आमतौर पे जो जहाज होते हैं वो डीजल इंजन से चलता है या पनडुब्बी जैसे होता है, यानी कि वो जैसे गाड़ियां चलती हैं इंजन के साथ चलते हैं। परंतु जो सेलिंग शिप होता है उसके अंदर आपको केवल हवा और सेल होता है, जो आप जानते हैं, जो जैसे मछुआरे वगैरह यूज करते हैं। तो उस प्रकार के जो वुडन बोट्स होते हैं, उन्होंने गोवा के अंदर पूरे जो लोग बोट वगैरह बनाते हैं उनको सपोर्ट करते हुए नेवी को भी प्रोत्साहित किया था कि ट्रेनिंग के लिए आप एक टॉल शिप जिसको कहते हैं वो बनाते हुए लोगों को सेलिंग पे भेजना है। और हमारा एक INS वरुणा है, वो लोगों को ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स और हमारे जो सेलर्स हैं उनके लिए होता है। और भारतीय नौसेना की खासियत यह है कि हमारे नेवी के महिलाओं ने भी एक सेल बोट में एक बहुत बड़ा लंबा यात्रा किया था, वो भी एक बहुत ही खास सर्कम नेविगेशन जैसे उन्होंने किया था। और ये अवाती साहब की, मैं कहूंगा, भूमिका हमको याद रखना चाहिए। उसके बाद हमारे एक दिलीप ढोंडे साहब है, वो पहली बार उन्होंने किया था। अभी दिलीप ढोंडे साहब के बाद ये आए हैं टोमी अभिलाष साहब। और मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ पूरे भारत के अंदर जो बार बार कहा जाता है कि सी ब्लाइंडनेस है, कि भारत के अंदर आम लोग जानते नहीं हैं कि सागर की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या उसमें जो राष्ट्रीय हित के लिए किस प्रकार का उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जानकारी थोड़ा कम है। और शायद अभिलाष साहब का जो इस वक्त यात्रा है उसके बाद देश के अंदर भी थोड़ा बहुत जानकारी होगा, लोग और जागरूक होंगे
कि भारत की जो पेनिनसुला है, जो हिंद महासागर है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इन सब के साथ हमारे राष्ट्रीय हितों को और आम नागरिकों का जो हित है, कैसे वो बेहतर हो सकता है। और इसमें नेवी का, और नेवी के साथ साथ मैं कोस्ट गार्ड का भी, तटरक्षक जो है उनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। और ऐसे जो हमारे विजनरी एडमिरल और लीडर थे जैसे अवाती साहब हैं, और बाकी जितने भी सांस्थानिक रूप से लोगों ने सपोर्ट किया है, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि देश के लिए एक क्षमता है जो कि यंग जनरेशन के लिए बहुत ही खास है। अंत में अभिलाष टॉमी का कहा सुनते जाइए। समंदर के चेहरे पर कई नकाब होते हैं, लेकिन अपनी गहराई में बिल्कुल शांत और ठहरा होता है। ये कभी बदलता नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों का आंतरिक चरित्र भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, वो कभी बदलता नहीं है। जब कभी मैं मुश्किल में होता हूँ तब मैं अपने उसी हिस्से को टटोलता हूँ और मुझे सारे जवाब मिल जाते हैं। दी ललन टॉप की तरफ से अभिलाष टॉमी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गोल्डन ग्लोब रेस के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। चलते हैं केन्या की तरफ, जहां एक धर्मगुरु है, उसके प्रति श्रद्धा ऐसी कि लोग भूखे मरने को तैयार हैं। दावा ये कि भूखे रहने पर ईसा मसीह से मुलाकात होगी। खबर है केन्या के शहर मालिंदी से। मालिंदी के जंगल से अब तक 40 से ज्यादा शव मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि ये सभी लोग एक कल्ट से जुड़े हुए हैं। 14 अप्रैल 2023 को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में एक खबर छपी, बकौल रिपोर्ट। पुलिस ने धर्मगुरु मकेंजी एंथिंगे के ठिकाने पर छापा मारा। इसमें 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उनमें से 4 की भूखे रहने के कारण मौत हो गई। ये सभी लोग उपवास पर थे। उन्हें कहा गया था कि ऐसा करने से उनकी मुलाकात जीसस से होगी। ये सभी गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च के मेंबर थे। पुलिस का शक गया इस चर्च को चलाने वाले मकेंजी एंथिंगे पर। एंथिंगे को पिछले महीने ही 2 बच्चों की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। पुलिस ने 23 मार्च को कहा था कि एंथिंगे के कहने पर ही माता पिता ने दोनों बच्चों को भूखा रखा, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। एंथिंगे ने कोर्ट में कहा कि जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी उसे नहीं है। फिर उसे बेल मिल गई, लेकिन पुलिस ने जांच बंद नहीं की। उन्होंने उसके आश्रम के आसपास के जंगलों में छानबीन जारी रखी। इसी में लगातार नई कब्र मिलते जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है संख्या 100 के पार जा सकती है। एंथिंगे पर कल्ट चलाने का आरोप भी लग रहा है। कल्ट क्या है? कल्ट उस ग्रुप को कहा जाता है जो किसी एक करिश्माई नेता को आंख बंद करके फॉलो करता है। एक कल्ट को पहचानने के लिए 4 चीजों को समझना जरूरी है। नंबर 1, एक नेता या धर्मगुरु। कल्ट में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है करिश्माई नेता को। उसकी बातों को सबसे बड़े सच के रूप में पेश किया जाता है। उसे भगवान के बराबर या भगवान का दूत माना जाता है। नंबर 2, विचारधारा। लोगों को बताया जाता है कि कल्ट की विचारधारा ही आखिरी सत्य है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो सवाल करने की हिम्मत करता भी है उसे सजा का डर दिखाकर चुप करने की कोशिश की जाती है। नियंत्रण। लोगों के खाने पहनने जैसी पर्सनल चॉइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। नंबर 4, वश में करना। कल्ट के सदस्यों को पूरी तरह वश में करने के लिए उन्हें एक सुप्रीम पावर का भय दिखाया जाता है और इसी से बचने के मुश्किल तरीके भी बताए जाते हैं, जैसे उपवास करना, रात भर जागना आदि। कल्ट के बारे में बात करते वक्त हमारे दिमाग में कई धर्मगुरुओं के नाम आ रहे होंगे, लेकिन कल्ट हमेशा किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम हमेशा लोगों को एक ही नियम में बंधे रहने की सलाह नहीं देते, लेकिन एक कल्ट का सदस्य होने का मतलब यही है कि एक ही तरह के नियम का पालन किया जाना चाहिए। इसका एक उदाहरण अमेरिका में देखने को मिला था। साल था 1967। चार्ल्स मैनसन ने द फैमिली नाम से कल्ट की शुरुआत की। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। मैनसन का मानना था कि अमेरिका में जल्द ही सिविल वॉर शुरू होगा। लोगों को बताया जाता था कि इस जंग के बाद उन्हें देश को नई दिशा में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। सिविल वॉर जल्द शुरू हो, इसके लिए मैनसन के फॉलोअर्स ने कईयों की हत्या भी की। बाद में मैनसन को मौत की सजा सुनाई गई। एक और कल्ट था जिसका नाम था पीपल्स टेम्पल। इसके संस्थापक का नाम था जिम जोन्स। 1970 के दशक में पीपल्स टेम्पल कई विवादों से घिरा रहा। जोन्स के अनुयायी गुयाना के जंगल में जाकर बस गए। उस जगह का नाम उन्होंने जोन्स टाउन रखा। 1978 में 900 से ज़्यादा लोगों की सुसाइड का कारण बना था जोन्स टाउन। इसके अलावा एक और सवाल आपको परेशान कर रहा होगा, एक इंसान इतने सारे लोगों को कैसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर सकता है? इसका जवाब ही हम सबको किसी भी तरह के कल्ट का हिस्सा होने से बचा सकता है। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।